Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope you all are fine. And today's topic of the video is clinical techniques for amalgam restoration. चैप्टर नंबर 13 है ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का, जो आपकी रेड बुक है ऑपरेटिव की आर्ट एंड साइंस। वहाँ से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपने जो प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लिनिकल टेक्निक्स फॉर अमेलगम रेस्टोरेशन जो है, इसको अगर प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसा कि आपके पास पहले नंबर पे यहाँ पे मैं लिखा हुआ कि पेज नंबर 351, पेज नंबर 361 जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये आप ने अपने पास पेपर की जो बुक है वहाँ पे भी ऐड करना है। वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने मार्किंग्स की हुई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि हमने किस तरह से इसको पढ़ना है। इसमें हम लोग पास आ जाता है कि जो हमारे पास अमेलगम है वो क्या होता है और इसके यूजेस वगैरह जो है, सब चीज़ें आपने डेंटल मटेरियल में भी की हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट अमेलगम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें से आपने लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास 2.5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होती है देन द टूथ स्ट्रक्चर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी जो है कपर अमेलगम की सिमिलर होती है टूथ स्ट्रक्चर के साथ, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। उसके बाद हाई कपर अमेलगम जो होता है वो फ्रैक्चर इज़ अ बल्क फ्रैक्चर होता है उसका। ये आपने याद रखना है कि मार्जिनल फ्रैक्चर नहीं होता, बल्क फ्रैक्चर होता है। और अमेलगम्स जो है वो ब्रिटल होते हैं, लो एज स्ट्रेंथ होती है इनकी, और इनकी जो मार्जिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो 90 डिग्री है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता होगी कि तो आगे से आपका चैप्टर करना जो है वो ईजी हो जाएगा, आपके MCQs जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्रीप एंड फ्लो जो है रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल की रिलेटेड होती है। अमेलगम जो हमारे पास मेटालिक इन नेचर है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है। डीसेंसिटाइजर्स हैं, डीसेंसिटाइजर जो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, और बेस और लाइनर भी प्लेस किए जा सकते हैं डीप केस में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल कंसिडरेशंस फॉर द अमेलगम रेस्टोरेशन। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको यूकी पूछा जाता है। रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं, अक्लूजल फैक्टर्स कौन से हैं, इस आइसोलेशन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, और ऑपरेटर जो है उसके फैक्टर्स कौन से हैं। ये आपको ऐसे की जो पूछा जाता है वो हाली डायरेक्ट आपको इसे भी पूछा जा सकता है कि अक्लूजल फैक्टर्स बता दें या आइसोलेशन फैक्टर्स बता दें या ऑपरेटर के फैक्टर्स बता दें। मोस्टली जो पूछा जाता है वो रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स जो है वो आपको यूकी में पूछे जाते हैं। इसमें जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है वो आप कर लें, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप भी वही चीज़ें अंडरलाइन करके और इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। उसके बाद दैन हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैवो सरफेस मार्जिन जो है वो क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैवो सरफेस एंगल कितना होता है, अमेलगम का कितना होता है, कंपोजिट के लिए कितना होता है, एक्सेल वाल जो है वो क्या होती है हमारे पास। उसके बाद इसी के साथ आप लिख लें पल्पल वाल की डेफिनेशन एंड एक्सटर्नल वाल की डेफिनेशन लिख लें ताकि आपको याद रहे। उसके बाद ये हमारे पास यूज़र फ्रेंडली है, ये भी आपने सिर्फ इधर से यही करना है। अक्लूजल फैक्टर्स में जो अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स यही याद करने हैं कि ग्रेटर वियर रेजिस्टेंस होती है, मोर अप्रोप्रिएट है देन द कंपोजिट प्रेजेंस से। ठीक हो गया। उसके बाद आइसोलेशन फैक्टर्स जो है वो भी याद रखने हैं। कंट्रोल मॉइस्चर कंट्रोल है, एक्सेस है एंड विजिबिलिटी। उसके बाद ऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद इंडिकेशंस ऑफ द अमेलगम, जाहिर है सारा इसी तरीके से याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं, कंट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल टेक्निक्स फॉर द अमेलगम रेस्टोरेशन। इसमें इनिशियल प्रोसीजर्स आ जाते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद रिव्यू ऑफ द पेशेंट्स रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट प्लान एंड रेडियोग्राफ्स वगैरह हमने लेने होते हैं। उसके बाद केयरफुल एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद हमने लोकल एनेस्थीसिया, प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया जो है वो देना है। उसके बाद आइसोलेशन करनी है ऑफ द ऑपरेटिव साइट की, किस तरीके से करनी है वो बताई गई है। ऑपरेटिव कंसिडरेशंस जो हैं वो क्या है, 3 अहम हमारे पास। ये तीनों की जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जो अंडरलाइन किया है, सिर्फ आप इतना ही याद रख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल कंसेप्ट गाइडिंग। इसमें हम लोगों के पास इतना खास कुछ भी याद करने के लिए नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है ये आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमेलगम, ये आपको यूक्यू में पूछा जाता है। इसमें अक्लूजल कैवो सरफेस मार्जिन कितना है, एक्सियल कैवो सरफेस मार्जिन जो है वो कितना है, थिकनेस इसकी कितनी होती है, मैकेनिकल रिटेन्ड एल्गम होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इसके पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, ये भी आपको यूक्यू में पूछे जाते हैं। 2 स्टेजेस में होती है, इनिशियल स्टेज होती है एक हमारे पास और फाइनल स्टेज होती है। जो अंडरलाइन किया है वो आप इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिशियल टूथ प्रिपरेशन। अब हमारे पास टूथ प्रिपरेशन के स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल्स वाला, वहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं टूथ प्रिपरेशन के स्टेप्स, तो वो आपने याद रखने हैं। उससे फिर आपको यहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा कि आउटलाइन फॉर्म इधर डिटेल लिखी हुई है अमेलगम की, या आउटलाइन फॉर्म जो हमने बनानी है उसमें हमने क्या करना है।
उससे पहले इनिशियल डेप्थ है, ये आपको एससीक्यू और एमसीक्यू में पूछा जाता है इसी तरह से कि इनिशियल डेप्थ जो इसकी हमने टूथ प्रिपरेशन की करनी है अमेलगम में, तो किस तरीके से करेंगे, तो उसमें आपने ये चीज़ लिखनी होती है। ठीक हो गया। इनिशियल एक्सटेंशन किससे करनी है, एंड देन क्या वो सरफेस मार्जिन जो कैसे बनाना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप अंडरलाइन जो अपनी बुक्स पे इसको कर लें। इसकी डेप्थ पल्पली कितनी रही है, आपको वाइवा में भी पूछा जाता है कि डेप्थ पल्पली कितनी होती है, एक्सल वॉल की डेप्थ वगैरह कितनी होती है, डेंटिनो एनामल जंक्शन के रिलेटेड, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हमारे पास विजुअलाइज होना चाहिए प्री ऑपरेटिवली। उसके बाद हमारे पास एडुकेट एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये अपनी चीज़ इसकी याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या, और ये जो चीज़ इसकी लिखी हुई है ना, ये बार है हमारे पास होता, ठीक हो गया। और इसका जो है वो आपको पर्पल फ्लोर की डेप्थ पता होनी चाहिए कितनी होती है, और जो बार है वो पता होनी चाहिए इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है। आपको वाइवा में जो है वो जरूर पूछा जाता है जब आप लोग कैविटी जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैवो सरफेस मार्जिन। कैवो सरफेस मार्जिन 90 डिग्री होता है, सॉरी, और इसमें बर्ड जॉइंट हमारे पास 90 डिग्री होता है। व्यू करेंगे क्लिजली फेशियली लिंगुअली वगैरह आ जाता है, और प्रिपरेशन फॉर द प्रॉक्सिमल केरीज, ये चीज़ हमारे पास इसकी आ जाती है। ये आपने याद रखनी है कि कुछ भी स्किप नहीं करना, जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं एटलीस्ट वो पॉइंट्स सिर्फ आप याद रख लें, डिटेल से ना याद करें, सिर्फ इसको पॉइंट्स में भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके ये पॉइंट्स आ जाते हैं। क्रूजल सरफेस से देखें तो क्या आता है, वर्टिकल स्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास एंगल वगैरह कितना आता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है आउटलाइन फॉर्म में। दैन हमारे पास रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। रेजिस्टेंस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद रखनी है। ये बहुत दफ़ा आपको वाइवा में भी पूछी जाएगी, यूक्यू में भी पूछी जाएगी, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद इसके जो हमारे पास फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये जो हमारे पास इसके आ जाते हैं फीचर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है टूथ को फ्रैक्चर होने से। किस तरह से, मेंटेनिंग एज सेम टूथ स्ट्रक्चर, पर्पल जिंजाइवल वॉल, या अपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं इसके। इसकी के जो रेजिस्टेंस फॉर्म फीचर्स जो कि हमारे पास प्रिवेंट करते हैं अमेलगम को फ्रैक्चर होने से, वो किस तरह से करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो टूथ को कैसे करते हैं, अमेलगम को फ्रैक्चर होने से कैसे रेजिस्टेंस फॉर्म जो हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, तो उसमें हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन फॉर्म की भी ये जो है वो हमें लॉक यानी कि रिटेन करता है। तो इसमें हमारे पास सेम आपने इस तरह से इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें हमारे पास आ जाता है, हाँ, इसमें हमारे पास प्राइमरी रिटेंशन होती है, सेकेंडरी रिटेंशन होती है। ऐसे क्यों में आपको पूछा जाता है प्राइमरी रिटेंशन क्या है एंड सेकेंडरी रिटेंशन क्या है, तो इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने लिखने हैं, और ये इसी तरह से अमेलगम के रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी टेंशन जो है उसको किस तरह से अचीव करते हैं, पियर शेड नंबर 245 वर्ड यूज़ करके, 330 वर्ड यूज़ करके, डायमंड वर्ड यूज़ करके। और सेकेंडरी टेंशन जो है उसको हम लोग किस तरह से करते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म जो है आपको ऐसे यूक्यू भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वाइवा में अगर टीचर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सुनना चाहे तो उसमें वो कन्वीनियंस फॉर्म जो है वो पूछ लेता होता है। इसकी डेफिनेशन और ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। फाइनल टूथ प्रिपरेशन जो है इसमें आपने याद रखना है कि रिमूव करते हैं डिफेक्ट को, ठीक हो गया। और इस तरह से जिसके स्टेप्स है फाइनल में आ जाते हैं वो हमने टेबल में चैप्टर 7 में कर लिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे, ये आप एक दफ़ा रीड कर लेना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको डेंटल बायो मटीरियल वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन है ये अपनी ज़रूर याद करनी है। इनकी रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT जो है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप उसके साथ भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, उसमें भी प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास अगर ये आ जाता है कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस अगर 1.0 से 1.5 mm है तो डीपर रिमूवल होगी, उसमें हम लोग कौन सा मटीरियल जो है वो प्लेस करेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा इस 0.5 mm तक है तो फिर हम लोग वेरी डीप केरियस रिमूवल जो है वो करेंगे। और किस तरह से करेंगे, कौन सा मटीरियल यूज़ करेंगे, जो अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स ये मेनली आपने याद रखने हैं। अगर पर्पल एक्सपोजर हो गया तो फिर हमने कौन से मटीरियल्स जो है वो यूज़ करने, या आपको MCQ में और वाइवा में जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोसीजर हमारे पास किस तरह से आ जाता है ये आपने लिखना है। और मैंने बाकी वीडियोस जो है वो भी अपलोड की हैं, काइंडली आप जाके तो सारी ऑपरेटिव की गाइडलाइंस जो है वो देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी बुक जो है आर्ट एंड साइंस की जो हमारे पास प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दी हुई है। आप जाके देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ये किस तरह से लिख सकते हैं कि हाउ टू स्टडी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री बाय मेडिकल स्टफ एसएचएफ। कोई भी टॉपिक लिखे हैं, अगर मेडिकल स्टफ एसएचएफ लिखे हैं तो वीडियोस जो है आपके पास आ जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको भी कुछ टॉपिक चैप्टर चाहिए जिसकी गाइडेंस आप जल्द से जल्द चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस चैप्टर को अपलोड कर दूँगी। ये मुझे किसी ने कहा था 13 चैप्टर जो है वो काइंडली जल्दी से अपलोड कर दें, सो मैंने आज उसकी वीडियो बना दी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको मैट्रिक्स प्लेसमेंट जो है आगे जो हमारे पास पार्ट 2 रह गया इस वीडियो का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। काइंडली वीडियो जो है उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।